नमस्कार साथियों, मैं पिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि ये मेंस आसन राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, 5-6 क्वेश्चन दिए गए थे, उस पे आंसर दिए गए हैं। कुछ आंसर आए हुए हैं जिन पर क्या है, ये मैं इसको चेक कर रहा हूँ। देखते हैं। पहला आंसर जो लिखा गया है काजल जी के द्वारा लिखा गया है और यह है ताशकंद समझौता। क्वेश्चन था इसका कि ताशकंद समझौता एक समझौते से अधिक था जिसे भारत और पाकिस्तान की शत्रुता को समाप्त कर दिया। उक्त संदर्भ में क्या है, ताशकंद समझौता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो सिंपल सा है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, हमें ताशकंद समझौते की विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप इंट्रोडक्शन में आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि ताशकंद समझौता जो हुआ करता था वो 1965 में भारत पाकिस्तान को युद्ध को रोकने के लिए उद्देश्य से किया गया था। 1966 में क्या है, ये किया गया था, बिल्कुल है। एक प्रकार से शांति समझौता था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि संबंधित जो देश हैं उनकी शत्रुता को समाप्त करके आर्थिक, राजनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में क्या करना था, कार्य करना था। तो बस हमें इंट्रोडक्शन में ये देना था। ठीक है, चलिए ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री मिले और अपने दोस्त की भी स्थापित किया, लेकिन इंट्रोडक्शन और भी हम क्या करते थे, इंट्रोडक्शन और भी इसको बेहतर कर सकते थे। अब सीधा सीधा है कि सीधा साधा है, ठीक है, कि ताशकंद समझौता की विशेषताएं क्या हुआ करती थी। तो हम पॉइंट वाइज क्या उसकी विशेषताएं, सीधा सीधा उसकी विशेषताओं पे चर्चा कर देंगे कि भारत और पाकिस्तान के जो आपसी विवाद हुआ करते थे उनको हल करने के लिए, ठीक है, बल का प्रयोग न करके कैसे करना था, शांतिपूर्वक कोशिश करना था। और उसके साथ साथ जो वियना अभिसमय 1961 की संधि थी उसका पालन करना था और उसके राजनीतिक संबंधों को क्या करना था, बहाल करना था। ये इसकी विशेषता हुआ करती थी। दोनों देशों के मध्य जो आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप होगा वो किसी भी आंतरिक मामलों में जो संबंध होगा वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के सिद्धांत पर क्या है, गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत पर क्या होगा, आधारित होगा। आप इसमें लिख सकते हैं। और दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, विरोध भावना या कह सकते हो दुर्भावना का प्रचार नहीं करेंगे। ये इसकी विशेषता हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सारी विशेषताओं में पॉइंट आ सकते थे। उसके साथ साथ दोनों देश जो शरणार्थी हैं, अवैध प्रवासी हैं, आर्थिक संबंध है, सांस्कृतिक, इन सब मुद्दों पर क्या करने पे, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए सहमत हुए थे। और जो हाल फिलहाल में उस समय जो जब्त की गई थी संपत्ति थी उसको एक दूसरे पर वापस करने के लिए क्या है, विचार किए जाने की बात की गई थी। उसके साथ साथ दोनों देशों ने जो एक दूसरे के जो क्षेत्रों को अधिग्रहित किया था, उन पर कब्जा किया था, उससे हट करके क्या है, युद्ध पूर्व की जो स्थिति थी उस पर कायम रहने की बात की गई थी। उसके साथ साथ ताशकंद समझौते में या ताशकंद घोषणा में एक बात कही गई थी कि भारत और पाकिस्तान की शत्रुता को क्या किया जाएगा, ठीक है, अब समाप्त किया जाएगा। लेकिन समाप्त तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर की मुद्दे की उपेक्षा भी किया गया और कहा गया कि कोई भी पक्ष आज तक किसी समझौते पर नहीं आ सका, इस पर भी क्या है उसकी उपेक्षा की। तो ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिसकी विशेषता में क्या है हम ले सकते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि हस्तक्षेप न करने का जोर दिया गया, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आपसी सम्मान का माहौल बनाया गया, ठीक है। और दोनों ने अनुरूप अच्छे पड़ोसी संबंधों का प्रयास करेंगे, बलपूर्वक प्रयासों के बजाय शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए दायित्व को दोहराया गया, बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक एवं व्यापार संबंध, साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की पुनर्बहाल किया जाएगा, बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल है जो पॉइंट अभी हमने आपको बताया। भारत में पाकिस्तान में भारत उच्चायुक्त और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की पुनर्बहाल किया जाएगा, बिल्कुल है। और अस्थायी शांति की खोज के लिए ताशकंद युद्ध के बाद मुद्दों को समाधान करने के लिए मोड तैयार किया जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखिए विशेषताएं बिल्कुल सॉलिड लिखी गई है। थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन पे अगर काजल ध्यान दे देते तो ये आंसर बहुत ही शानदार था। फिर भी ये आंसर क्या है, ये आंसर अच्छा लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है, ठीक है, अच्छा लिखा है। बस हमें क्या है, हमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्या करना है, इंट्रोडक्शन छोटा और क्या है, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा क्या करना है, छोटा और सॉलिड लिखना है, छोटा और क्या है यहाँ पर, सॉलिड लिखना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि सर स्वतंत्र भारत में उभरी उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन्होंने हरित क्रांति को अनिवार्य बना दिया।
साथ ही हरित क्रांति की विशेषताओं एवं उपलब्धियों का क्या करना था, यहाँ पर वर्णन करना था। यहाँ पर क्या करना था, वर्णन करना था। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हरित क्रांति के बारे में क्या है, लिखना है। हरित क्रांति के बारे में क्या है, हरित क्रांति के बारे में चर्चा करनी है। हरित क्रांति की विशेषताएं और उपलब्धियों के बारे में क्या है, हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि खाद्य उत्पादन की दर से कहीं अधिक थी, जिससे कि भोजन की कमी हो गई। इन सभी स्थितियों के कारण फसल उत्पादन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है, और देखिए ये ठीक तो है बिटिया, ये अच्छा लिखा है आपने, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आपको हरित क्रांति के बारे में बताना होगा। हरित क्रांति के बारे में भी बताना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हरित क्रांति के बारे में बता दीजिए कि हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था। उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग करना, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई साधन, इन सब का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। और ये कब लाया गया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में इसकी शुरुआत अनाजों को कमी को दूर करके भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। तो इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंट्रोडक्शन पर, ठीक है, इंट्रोडक्शन पर क्या है, ध्यान देना होगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शानदार नहीं है। ये वाला पॉइंट मेन बीच में ही लिख सकते थे, लेकिन इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब ये तो हो जाएंगे, परिस्थितियां हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में क्या है आपको लिखना है। चलिए, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद भारत में हरित क्रांति के लिए जो कह सकते हैं उत्तरदायी परिस्थितियां हुआ करती थी, उस पर अब क्या है चर्चा कर लेंगे। उस पर जैसा कि जो बातें आप लिखी हैं, उसको पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं कि अकाल और भुखमरी बार बार आ रही थी। ठीक है, जैसे कि आपको भारत में पता है कि भारत में 1943 का अकाल आया, और उसके साथ साथ 1965 और 66 का सूखा पड़ा। अब आजादी के बाद जनसंख्या और खाद्यान्न मांगों में तीव्र वृद्धि हुई। जनसंख्या जो कि 1947 में 30 करोड़ थी, वो 1966 के आसपास में 52 करोड़ भारत की हो गई थी। उसके साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार में सुधार एवं निवेश नहीं किया गया था, जैसा कि आपने इसमें मेंशन किया है। तो ये मेन पार्ट में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, 1960 के दशक में क्या हो रहा था कि भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का क्या किया जाता था, आयात करना पड़ता था। 1960 में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास हुआ, और जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत सरकार ने क्या किया, अधिक उपज देने वाली किस्मों की बीज, उर्वरक, सिंचाई के लिए सब्सिडी, इन सब के लिए क्या है, सब्सिडी प्रदान करना शुरू किया, जो कि हरित क्रांति के लिए क्या है, हरित क्रांति के विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पर आप दूसरी चीजें क्या कर सकते हैं, दूसरी चीजें अब हरित क्रांति में विकास क्या कर सकते हैं, आप विशेषताएं लिख सकते हैं कि कृषि में अधिक उपज देने वाली, जैसे कि आपने बीज प्रस्तुत किए, बिल्कुल सही है, रासायनिक खाद, उन्नत जल प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था, इन सब का विकास हुआ। कृषि क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि हुई। ठीक है, भारत में विकसित जल प्रणाली और जल संरक्षण के उपायों को भी अपनाया गया, और गेहूं और चावल जैसी फसलों को क्या है सबसे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, गेहूं और चावल जैसी फसलों को क्या है पर ध्यान देगा, तो ये विशेषताओं में आ जाएगी। ये क्या है, विशेषताओं। ठीक है, बिल्कुल विकास किया गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद उसके बाद देखिएगा हरित क्रांति की हमें उपलब्धियों के बारे में तो सब हेडिंग बना सकते हैं कि उपलब्धियों में क्या है। अब जैसे आपने क्या एक ही जगह पर आपने, ठीक है, एक ही जगह पे, हाँ, उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा कर दिया आपने, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है कि इसमें क्या है, इसमें उत्पादन का एक सबसे बड़ा अनाज का उत्पादन हुआ, ये हमने देखा। खाद्य संकट क्या हुआ, खाद्य संकट का समाधान हुआ। ठीक है, तो भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण का क्या किया गया, प्रौद्योगिकी से परिचय कराया गया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें कंक्लूजन कर देना है। नॉर्मल बोला था, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का शुरू पे जाता है, इनके प्रयासों की कृषि, भारतीय कृषि को एक नया स्वरूप मिला है। ये आंसर काफी बढ़िया है। इंट्रोडक्शन पे अगर आप ध्यान दे दीजिए तो ये आंसर काफी बेहतरीन लिखा गया, काफी बेहतरीन लिखा गया। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप थी। इस कथन के आलोक में नेहरू की विदेश की समालोचनात्मक क्या करना है,
परीक्षण करना है, मतलब नेहरू जी की नीति के बारे में क्या करना है हमें, आलोचनात्मक उनका मूल्यांकन करना है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि उनकी विदेश नीति के बारे में लिखिए और जो उनकी विदेश नीति की से जो सीमा हुआ करती थी उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू देखा जाए तो भारतीय विदेश नीति के सूत्रधार माने जाते हैं। नेहरू की विदेश नीति जो थी वो देश की संप्रभुता के संरक्षण, क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा और तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्यों से क्या है, परिचालित हुआ करती थी। अंतर्राष्ट्रीय अखिल एशियावाद और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के क्या थे, ये समर्थक हुआ करते थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दो भागों में बटा हुआ था। देश के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपनी एकता और स्वतंत्रता को बनाए रखना। विभाजन और वो युद्धों का शिकार हो चुका था, बिल्कुल है। इसी आवश्यकता ने देश की विदेश नीति को निर्माण करना प्रभावित किया। ठीक है, 5 आवश्यकता थे। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए। विदेश नीति में एक अवसर दिखा जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। विदेश नीति थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्या है, बड़ा हो जा रहा है। इंट्रोडक्शन को क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट करना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अब अब जवाहरलाल नेहरू की जो उस समय तत्कालिक, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पूछा है ना कि तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप थी विदेश नीति तत्कालिक, तो तात्कालिक परिस्थितियों में आप लिख सकते हैं क्या है, तात्कालिक परिस्थितियों के बीच बारे में आप लिख सकते हैं कि उन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फांसीवाद, नस्लवाद का विरोध किया, क्योंकि भारत इन सबसे क्या है, पहले पीड़ित भी रहा। शीत युद्ध के दौरान गैर प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को महत्व दिया गया और गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, जैसा कि आपने इसमें मेंशन किया है आंसर में कि गुट निरपेक्ष क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्या है, चलाया गया। नेहरू ने, ठीक है, कोरियाई युद्ध और कांगो समस्या में सफल मध्यस्थता की थी, इसका भी परिणाम हमें देखने को मिला है। नेहरू एशिया में तीव्र आर्थिक विकास और शांतिपूर्ण सहस्तित्व के समर्थक हुआ करते थे और इसके लिए उन्होंने पंचशील सिद्धांत को अपनाया, जैसे कि 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाईचारों को बढ़ावा दिया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली गई। ठीक है, और नेहरू जो थे वो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की लड़ाई में विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो है, कह सकते हैं कि नेहरू की जो विदेश नीति हुआ करती थी वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप हुआ करती थी। एक दूरदर्शी नेता हुआ करते दूरदर्शी नेता हुआ करते थे। शीत युद्ध के दौरान उन्होंने भारत को शीत युद्ध से बचाया था, शीत युद्ध के प्रभाव से उन्होंने बचाया था। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं रही हैं, जैसे कि लिखा है समालोचनात्मक परीक्षण करना है, तो इसकी कुछ सीमाएं भी रही हैं। गुटनिरपेक्ष को अंतर्राष्ट्रीय अवसरवाद कहा गया। पश्चिमी और पूर्वी दोनों रूटों ने इसकी आलोचना भी की गई थी, करी थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ गया, वैश्विक मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका नहीं निभा सका। ठीक है, उसके साथ साथ चीन यूएन में भारत का अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने में सबसे बड़ा टुकड़ा बना हुआ है। उसके साथ साथ कश्मीर को लेकर नेहरू के प्रयास असफल रहे। कश्मीर समस्या का ये देखा जाए तो एक प्रकार से अनसुलझी ही रही है। रणनीतिक आपदा के, एक देखा जाए तो कश्मीर समस्या क्या है, एक रणनीतिक आपदा के समान रहा है। तो इन सब के माध्यम से कहा जा सकता है कि विदेश नीति जो रही है, नेहरू की विदेश नीति भारत और दुनिया के लिए, दुनिया पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने शांति और सहयोग के आदर्शों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल, ठीक है, पश्चिमी देशों बहुत बार गए जाते जाकर अंतर्राष्ट्रीय भारत को मुक्ति नहीं मिल सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है और थोड़ा सा पॉइंट वाइज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पॉइंट में इसको क्या है लिखना हो, पॉइंट वाइज में लिखना होगा तो ज्यादा आंसर है। ठीक, स्वतंत्र भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य एवं संभावित लाभों का उल्लेख करिए, या कह सकते हैं वर्णन करना है। तो सबको पता है, समाजवादी विचारों को दृष्टिगत ध्यान रखते हुए सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम मुद्दा उठाया। ठीक है, बिल्कुल। तो भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग विनियमन में सुधार में ध्यान में रखते हुए वो 1969 में, जैसा कि बच्चे ने लिखा है, 1969 में सरकार ने 14 बड़े बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। यानी कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण का मतलब इनका क्या किया गया, सरकारीकरण किया गया। अब इसमें पूछा गया है बैंक के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या हुआ करते थे, उद्देश्य क्या हुआ करते थे। तो आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में केंद्रीकरण समाप्त करना। ठीक है, भारत में व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व नियंत्रण कुछ ही अंशधारियों के हाथ में था। आय
वह संपत्ति का असमान वितरण देखने को मिलता था। आर्थिक केंद्र को समाप्त करने के बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, व्यापारिक बैंकों ने नगरों तक अपने कार्य क्षेत्र को सीमित रखा था। ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीयकरण उपयुक्त समझा गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यापारिक बैंक केवल बड़े औद्योगिक घरानों में वित्तपोषक बने हुए थे। लघु का अभाव था। बिल्कुल ठीक है। साधनों का उपयोग करके अपने राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया लिखा गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा गया है, ठीक है। कह सकते हैं बैंकिंग को क्लास बैंकिंग या उच्च वर्गों की बैंकिंग से मास बैंकिंग या आम जनता के लिए क्या करना था, स्थानांतरण करना हुआ करता था। ठीक है, बैंक कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण व कह सकते हैं सेवा की उचित सुविधाएं प्रदान किया गया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लिखा गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। इसकी शाखाएं न केवल बढ़ी, अपनी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली जहां औपचारिक क्रेडिट व्यवस्था को कोई नहीं जानता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अनेक लाभ हुए। बिल्कुल ठीक है। आइए, ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट ना अलग से लिखा करिए। राष्ट्रीयकरण से अनेक लाभ हुए, पॉइंट अलग से लिखे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए जाने से इसकी जमाओं की वृद्धि हुई। इन जमाओं को अपने देश के आर्थिक विकास में किया गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भारत की बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास प्रकट हुआ। इसमें रिजर्व बैंक के सहयोग से आर्थिक व्यवस्था से जुड़े बैंक की धनराशि को पूंजीपति को समाज के सामान्य वर्ग को मिलेगा, जिससे समाजवाद को बढ़ाना। बहुत बढ़िया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने से उद्योग धंधों के लिए, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है, बैंकों राष्ट्रीयकरण का फैसला से करोड़ों भारतीय जीवन बदल गया। सरकार के इस फैसले में बेहतर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंक्लूजन में आप ऐसे लिख सकते हैं, बैंकों के अगर देखा जाए वर्तमान में, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। और इसमें राष्ट्रीयकरण ने क्या है, देश के आर्थिक और कह सकते हैं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया। उदारीकरण के से पूर्व भारत में पूंजी की कमी थी, जिसे बहुत हद तक बैंकों ने दूर कर दिया था। ठीक है, और तो ये बहुत ही आंसर, शानदार आंसर लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, शानदार आंसर है, बहुत बढ़िया। इसमें स्टार्ट भी, इंट्रोडक्शन भी और मेन पार्ट दोनों, जितना एक्चुअल में पूछा गया है उतना आंसर ये लिखा गया है। भूदान और ग्राम आंदोलनों की विशेषताओं को चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि इन आंदोलनों की क्षमता का पूर्ण रूप उपयोग नहीं किया जा सका। आइए देखते हैं, भूदान और ग्रामदान आंदोलनों की चर्चा करना है। ठीक है, तो भूदान आप जानते हैं, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो भूदान सातवाहनों के दौर में शुरू किया गया था। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो भूदान वर्ष 1950 में विनोबा भावे द्वारा किया गया एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीन का मुद्दा ग्रामीण भारत के सामने बड़ी समस्या है। 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया। उसका उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा देने के लिए राजी करना था। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। तो भूमदान आंदोलन देखा जाए तो विनोबा भावे के द्वारा बिल्कुल शुरू किया गया भूमदान। आप यहाँ पे मेंशन ग्रामदान, ग्रामदान भी कर लेते तो ज्यादा अच्छा हो जाए, एक साथ सारी बातें हो जाती। एक सेकंड, हाँ, भूमदान और ग्रामदान दोनों एक साथ लिख लेते ना, तो एक साथ ये ग्रामदान आपने मिस किया तो लिखता है कि आपने केवल भूमदान के बारे में बताया, ग्रामदान भी आपको लिखना है। तो वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ से शुरू किया गया, ये तेलंगाना से शुरू किया गया था। आप इसको कह सकते हैं तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। कहाँ से, पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, जो गांधीवादी सिद्धांत, ट्रस्टीशिप और रचनात्मक कार्यों के विचारों पर आधारित हुआ करता था। आंदोलन की विशेषताएं कुछ हद तक आप देख सकते हैं। अच्छा, भूदान आंदोलन का ग्रामदान, ठीक है, आपने लिखा नीचे, इसका उद्देश्य भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गाँव बनाना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें आप कर सकते हैं कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आंदोलन की विशेषताएं, कि भूदान आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों के लिए दान से भूमि प्राप्त करना था। यह एक स्वैच्छिक पहल था, जिसमें भूस्वामी गरीबों को करुणा और सहानुभूति से प्रेरित होकर भूमिदान कर सकते थे। भूमिदान आंदोलन का अगला चरण ग्रामदान आंदोलन था। इस आंदोलन में भूमि के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव निर्मित करना हुआ करता। भूमिहीनता की स्थिति को कम करके अधिक समान वितरण के प्रेरित करने के साथ साथ ग्राम समुदाय के सशक्त मदद की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। स्वशासन के बढ़ने सशक्त बनाकर प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण, सफलता के बाद इस पर पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका, क्योंकि यह दान की गई भूमि तो उपजाऊ या मुकदमेबाजी के अधीन हुआ करती थी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और ठीक है, उसके साथ 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 ही भूमि के वही सुविधाओं की भूमियों को बहुत कम वितरित कर दिया उन क्षेत्रों में सफल हुआ जहाँ भूमि की आवश्यकता थी।
और आंदोलन की देखा जाए तो आंदोलन ये जब आगे चलकर असफल हुआ तो इसने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जिससे हमें वर्ग संघर्ष और उसके साथ साथ हिंसा में वृद्धि भी हमें क्या है देखने को मिलती है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप कर सकते हैं कि उपरोक्त कारणों के कारण भूदान और ग्रामदान आंदोलन का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, सफलता हासिल कर पाने में देखे जाए तो ये असफल रहा। ठीक है, तो ये ठीक है, थोड़ा सा क्या है हमें क्या है, ठीक है, कह सकते हैं असफलता के बारे में एक दो कारण और मेंशन कर देते, फिर भी आंसर अच्छा है। आंसर क्या है, आंसर अच्छा लिखा गया। ठीक है, बैंकीकरण का राष्ट्रीयकरण के वर्णन करना है कांग्रेस की येलो या के प्रस्ताव में। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का किया गया राष्ट्रीयकरण। ठीक है, ठीक है, नियंत्रण के उद्देश्य से जमा धन के अपने क्या क्या। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि लघु व्यवसाय को उचित पहुंच, बैंकों का राष्ट्रीयकरण संतुलन करना था। ठीक है, जिससे अधिकांश अल्प विकसित क्षेत्र में लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संभावित लाभ राष्ट्रीयकरण के नागरिकों से समझ कम ब्याज दर पर ठीक है, हाँ, बढ़िया, ये बढ़िया आंसर लिखा गया है। बाकी हमने पिछले आंसर पर क्या है आपको बता दिया। तो अभी तक आप लोगों में से जितने भी आंसर लिखे गए थे वो सारा हमने यहाँ देख लिया है। आप लोग प्लीज आंसर लिखते रहिए। और आप इस सीरीज में जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं इससे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन क्या है ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।